आज की क्लास में हम आप लोगों को भारत की महत्वपूर्ण नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। आप बोर्ड पे लिखे हुए देख सकते हैं, हमने लिखे हुए हैं कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। प्रमुख नदियों में जैसे हम कह सकते हैं कि गंगा नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, उसके बाद यमुना हो गया, लूनी नदी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, इन तमाम प्रकार की जो नदियां हैं ना, इधर से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेगई, पेरियार, इन सारी नदियों के बारे में जो है सो आज हम बताने वाले हैं। और इसकी सहायक नदियां जो भी है उन सहायक नदियों के बारे में भी मेरी क्लास आएगा, लेकिन अगले पार्ट में रहेगा। आज की क्लास में केवल मुख्य नदियाँ जो है भारत में और कौन सी नदियाँ किस लोकेशन में स्थित है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भारत की नक्शा बना लेते हैं और भारत की नक्शा बना करके और उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको भारत का नक्शा बनाने के लिए सिखाए हुए भी हैं। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं बनाए होंगे या फिर मेरी पहली वीडियो को नहीं देखे हैं, तो चलिए एक बार फिर से आपको सीखने का मौका मिल गया है, आप इसको समझिए। इस प्रकार से आप मिलाते हुए चलेंगे तो यही आपका ऊपर का जो क्षेत्र पहले लद्दाख का, पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था, वो अब जम्मू कश्मीर ना रह करके लद्दाख का बेल्ट हो गया है, तो इसको अब लद्दाख कहते हैं। यहाँ पे आप उत्तराखंड का क्षेत्र बनाएंगे और हल्का सा नीचे आते हुए फिर इस प्रकार से चले जाना है, तो यही आपका नेपाल का देश हो जाएगा। यहाँ पे अंगूठा जैसी आकृति बना दीजिएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। और ऐसे करके मिला दीजिए नीचे की ओर, यही आपका सेवन सिस्टर के रूप में अपना भारत का हिस्सा माना जाता है, सेवन सिस्टर में है। और यहाँ से इस प्रकार से मिलाते हुए नीचे आ जाइए। फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको नीचे की ओर हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक। उसके बाद हल्का सा यहाँ पे धंस जाना है और फिर बाहर निकल के यहाँ पे चिल्का झील का निर्माण कर देना है थोड़ा सा, और यहाँ पे मिला देना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने भारत के नक्शा को कम्प्लीटली रूप से बना लिए हैं। और इसके बाद जो है सो आपको इसमें कौन सी नदियाँ कहाँ है, कहाँ से निकलती है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए देखें, सबसे पहले ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो कौन सा क्षेत्र है, तो नेपाल का क्षेत्र है। और नेपाल के ऊपर का जो इतना बेल्ट है ना, ये टोटल सा ये कौन सा क्षेत्र है, तो तिब्बत का क्षेत्र है, जो इस वक्त पाकिस्तान कहते हैं, चीन के कब्जे में है, ठीक है ना। और इसी क्षेत्र में जो है सो एक पहाड़ है, एक क्या है, पहाड़ है। तो पहाड़ को हम लोग इस प्रकार से दर्शा देते हैं और इसी पहाड़ का नाम देते हैं हम लोग कैलाश पर्वत। कौन से, कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत है। और इसके जस्ट नीचे एक झील है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसरोवर झील कहते हैं, मानसरोवर झील है ये, ठीक। और एक ग्लेशियर है यहाँ पे, इस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है, तो आप लोग बस एक ही क्वेश्चन को रट लगा के रखे हुए हैं कि मानसरोवर झील से निकल रहा है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर आपसे झील पूछता है तब आप मानसरोवर झील कहते हैं तो आपका आंसर तो सही हो जाएगा, परंतु इसमें ग्लेशियर पूछ लेगा कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से होकर निकलती है, तो आप क्या बताएंगे, बोखरचू ग्लेशियर। अगर आप इस वक्त जो है सो मानसरोवर झील लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 प्रकार का उद्गम स्थल से लेकर के पूछा जाता है, किस पर्वत से निकलती है तो कैलाश पर्वत, किस झील से निकलती है तो मानसरोवर झील, और किस ग्लेशियर से निकलती है तो बोखरचू ग्लेशियर। इतनी बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ से अगर हम निकाल लिए हैं सिंधु नदी को, तो यहाँ से लेकर टर्न लेते हुए इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से फिर जो से टर्न लेकर के नीचे आ जाएगा। और नीचे हमने बताया है कि यहाँ पर जो है सो अरब सागर है। कौन से सागर है, यहाँ पे अरब सागर है। और यहाँ इसके नीचे आ जाते हैं तो यही आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक। और इधर जो है वो कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस नदी का नाम क्या है, तो सिंधु नदी नाम है, सिंधु नदी, ठीक। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये प्रमुख इनकी सहायक 5 नदियाँ माना जाता है। इनके बारे में भी हम डिटेल में क्लास लेकर के बताने वाले हैं इस क्लास में। इस जो है सो, 1 मिनट हल्ला नहीं करो, इसमें जो है सो हम क्या करते हैं कि जो मुख्य नदियां हैं उसी के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये तो आपने देख लिए कहाँ से निकलता है। एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको बताना है कि ये किस सिंगी खवांग के नाम से जाना जाता है। सिंगी खवांग, ये थोड़ा सा ये जो है सो सिंगी खवांग के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस सिंगी खवांग का दूसरा नाम आपसे पूछेगा तो इसी का नाम आप बताना है, शेरमुख है इसका दूसरा नाम। कौन सा नाम हो जाएगा? तो शेरमुख। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सिंगी खवांग या शेरमुख। देखिए सिंगी खवांग जो है सो चीन वाला लैंग्वेज है। चीन वाले लैंग्वेज में तो आप लोग भी जानते हैं कि उसका जो है सो किस प्रकार के लैंग्वेज निकलता है। हम लोग प्रयास करके भी रह जाते हैं, उनकी भाषाओं को नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही अजीब टाइप के जो है सो ऐट ऐट के बोला जाता है ना, तो अजीब सा ही होता है। इसका नाम भी देख सकते हैं यहाँ पर, सिंगी खवांग। सिंगी खवांग मतलब क्या समझ रहे हैं ना। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो शेरमुख हो जाएगा। अब उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन इसी में आ जाएगा कि यह सिंधु नदी जो है भारत में जिस जगह से प्रवेश करती है उस जगह का नाम क्या है, उसका नाम भी पूछेगा। तो इसका नाम आप लोग भी याद रखिएगा, इसका नाम है दम चौक। दम चौक, ठीक। ये दम चौक से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे? दम चौक से। अच्छा, सिंधु नदी भारत से किस स्थान से होकर के निकल जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे इसके लिए? यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है चिल्लास। चिल्लास। तो यानी कि दम चौक से भारत में प्रवेश किया और चिल्लास से होते हुए भारत से ये बाहर निकल गया है। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब इसी के बीच जो है ये सिंधु नदी जो है सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गॉर्ज का निर्माण करता है। इस गॉर्ज का नाम क्या देते हैं हम लोग? तो बुंजी गॉर्ज कहते हैं। बुंजी गॉर्ज। गॉर्ज कहने का मतलब ये, सुनो, गॉर्ज कहने का मतलब क्या हुआ, तो आप इसके लिए बताएंगे कि अगर नदियाँ बहुत बड़े पहाड़ों को बीच में खोद करके, यानी पानी जब झरना से गिरता है ऊपर से नीचे की ओर, तो अपने जिस जगह पे गिरता है वहाँ पे जो है सो गड्ढानुमा संरचना बना देती है, और पहाड़ों को काट के जो गड्ढानुमा संरचना बनता है उसी को गॉर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गॉर्ज का निर्माण हुआ है। इसी गॉर्ज का नाम क्या कहते हैं? तो बुंजी गॉर्ज, जो भारत की सबसे बड़ी गॉर्ज है माना जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इतनी बातें आप समझ गए। अब इसके बाद इसमें जो है सो सहायक नदियाँ भी है, जैसे झेलम हो गया, चिनाब। तो झेलम के लिए आपसे पूछा जाएगा किस जगह से निकलता है, तो देखिए यहाँ पर एक झील है। यहाँ पर क्या है? एक झील है, और इसी झील का नाम क्या है? तो वेरीनाग झील। कौन सी झील है? वेरीनाग झील, ठीक है। तो ये वेरीनाग झील से जो है सो झेलम नदी निकलती है, और जो है सो लास्ट में जाकर के चिनाब में जाकर के मिल जाती है, क्योंकि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों की पांचों जो है सो सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है, और ये पांचों जो है सो सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। तो हालांकि इसकी सहायक नदियाँ पे मेरी क्लास अगले पार्ट में मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु नदी के बारे में। आपसे कहेगा कि ये सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप इसके बारे में बताना है कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में आ जाएगा कि भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है, क्योंकि सिंधु नदी जो है सो तिब्बत में भी बहती है, भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। तो तीनों मिलाकर के 2880 किलोमीटर है। जबकि केवल भारत में पूछेगा तो इसके लिए बताना है आपको 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर। मतलब यहाँ दमचौक से लेकर के चिल्लास तक के इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र पड़ रहा है ना, इन्हीं दोनों के बीच वाले हिस्सा में ये 1114 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इतनी बातें क्लियर हो गया। चलिए अब अगले नदी की ओर देखते हैं। यहीं से मानसरोवर झील से ही एक दूसरी नदी निकलती है जो पूरब दिशा की ओर चलती है इस प्रकार से, और यहाँ पे एक दर्रा है, यांगयाप दर्रा कहलाता है, और इस प्रकार से मुड़ जाता है। आप इसका नाम जानते भी होंगे, इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन
पुत्र के नाम से नदी जाना जाता है। ये ब्रह्म का पुत्र, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, ब्रह्म जो पुत्र यानी ब्रह्मा का जो पुत्र है उसी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ये नदियाँ जानी जाती है। लेकिन इसके बारे में एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिब्बत में या चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे, तो इसी का नाम है सांगपो, सांगपो नदी। तो देख लीजिए इसकी का ब्रह्मपुत्र नदी का एक दूसरा नाम तिब्बत में या चीन में क्या मिल रहा है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक दर्रा है, इस दर्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो यांग याप दर्रा है ये। ठीक है, दर्रा मतलब होता है कि दो पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण पतला सा जो रास्ता केवल क्रॉस करने के लिए होता है, उसी रास्ता को हम लोग दर्रा कहते हैं। दर्रा पे भी हमारी क्लास आएगा, उससे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना, तो ये यांग याप दर्रा से होकर के ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद यहाँ से एक और नदियाँ निकलती है उत्तराखंड के क्षेत्रों से, और इस नदी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि इसी नदी का नाम क्या है, तो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदियाँ कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदियाँ हो जाएगी, तो गंगा नदी। गंगा नदियों के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि ये भारत के लिए पवित्र नदी मानी जाती है, और ख़ास करके उत्तर भारत के लिए, क्योंकि ये नदियाँ जो बनाई हैं अभी तक में वो सभी के सभी उत्तर भारत की नदियाँ हैं। और उत्तर भारत की नदियों में गंगा पवित्र नदी हमारी इसलिए है क्योंकि इन तीनों नदियों में सबसे ज़्यादा भाग गंगा नदी का ही भारत में प्रवाह देखने को मिलता है। बाकी सभी तो थोड़ा सा है, दूसरे देशों में भी है, इसलिए उनको हम भारत की पवित्र नदियाँ नहीं मानते हैं, गंगा नदी को ही पवित्र नदियाँ मानते हैं। इसकी कुल लंबाई पूछेगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप इसके लिए क्या बताना है कि 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर हो जाएगा गंगा नदी की कुल लंबाई। अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में तो हालांकि हम बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन चलो एक बना ही देते हैं। इसी का नाम है यमुना नदी। कौन सी है, तो यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, जो कहाँ आके मिलती है गंगा से, तो ये यूपी में आकर के मिलती है, प्रयागराज में आकर के जैसे गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सोन है, केन है, बेतवा है, चंबल है। ये भी जो है सो इसकी किधर है, इस तरफ से जो है सो इसमें मिलने, यहाँ से सोन मिल जाएगा, इसमें केन मिल जाएगा, बेतवा मिल जाएगा, चंबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। यहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलेगा, तो ये सोन है। ठीक, यहाँ पे कौन सी नदियाँ मिलेगा, तो केन है। यहाँ पे कौन मिलेगा, तो बेतवा है। यहाँ पे कौन मिलेगा, तो चंबल है। तो ये जो है सो गंगा नदी की सहायक है। गंगा की नदी की सहायक में क्या है, तो यहाँ से देखिए सोन नदी डायरेक्ट गंगा नदी से जा करके मिलती है, जबकि केन, बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है, और यमुना ही गंगा में आकर के मिल जाती है। तो इतनी बात क्लियर। अच्छा, ऊपर से भी जब देखा जाएगा ना, तो यहीं पर जो है सो कोसी है, गंडक है, घाघरा है, गोमती है, इस प्रकार से जो है सो गंगा नदी की और भी सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी को जो हम ओपन करेंगे ना, मतलब जब गंगा नदी स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हम सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कौन सी नदियां किधर से निकलती है और कौन किसकी सहायक नदियां है। इतनी बातें समझ में आ गया ना। चलिए, इसके बाद अब हम दक्षिण भारत की नदियों की ओर चल देते हैं और उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक नदी है जो खास करके राजस्थान के क्षेत्रों से ये जो है प्रवाहित होती है और अंतर स्थलीय हो जाता है। इसी नदी का नाम कौन सा है, तो लूनी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी नदी प्रवाहित होती है, इसी नदी को हम लोग साबरमती कहते हैं। साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। साबरमती आश्रम के नाम से आप लोग सुने होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी थे गुजरात के रहने वाले थे, और गुजरात के इसी साबरमती नदी के किनारे साबरमती नाम का आश्रम बनाए हुए थे। उसी आश्रम पर जो है सो वो निवास किया करते थे। ठीक है ना। तो चलिए, उसके बाद देखिए यहीं पर एक दूसरा नदी है जो इस प्रकार से ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, और इसी नदी का नाम क्या बताना है, तो आपको माही नदी बताना है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछे थे ना कि मतलब माही नदी के बारे में, कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यही माही नदी। माही नदी जो है ना, एक बार ऊपर जाते, क्योंकि कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच से होकर के गुजरता है,
ठीक है ना, कर्क रेखा बीचों बीच से होकर के गुजरता है। तो यह जो माही नदी है ऊपर जाते वक्त भी कर्क रेखा को काट देता है, फिर ऊपर से टर्न लेके जो नीचे आ रही है ना उस वक्त भी जो है सो कर्क रेखा को काट देती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप क्या बताएंगे, ये माही नदी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए एक और नदी है और एक ये नदी है, दोनों समांतर नदियाँ बहने वाली है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और इसका नाम है ताप्ती। इसका क्या है, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत की वह कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि इस नदी का जो मार्ग है ना वो किस ओर दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट की तरफ जो है नदियाँ प्रवाहित होती हैं और पश्चिमी घाट की तरफ की जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ से जो भी ये नदियाँ बहा करके ले जाते हैं वो डायरेक्ट समुद्र में गिरा देती है। उस अपने मुहाने पर किसी भी प्रकार का गाढ़ मल नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है ना, परंतु इधर देखिए इस तरफ की जो भी नदियाँ हैं, जैसे कि ये हो गया आपका कौन सा कह देंगे, तो इसको महानदी कह लीजिए, महानदी। उसके बाद यहाँ से देखिए ये ही जो है सो आपका गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी। उसके बाद यहाँ से दूसरी नदी होती है, इस नदी को कृष्णा कहते हैं, ये कृष्णा नदी हो गया। उसके बाद जो है सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये कावेरी हो जाएगा आपका, ये कावेरी नदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और नदी है, ये बेगई नदी हो जाएगा, है ना, बेगई नदी, सब में नदी लगा लो, नदी। ठीक है, तो ये बेगई नदी हो गया, कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन, ये पूर्वी घाट कहलाएगा ना, तो कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की नदियां हैं या पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियां हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। और 4 ऑप्शन देगा, जिसमें एक नर्मदा देगा, ताप्ती देगा, माही देगा और इधर से ले लो बेगई दे दिया। बेगई और नाम सुन करके जो है आपका पहले ही हरकंप डोला नहीं डोलता है, शांति से बैठो। तो बेगई नदी के बारे में जो है सो आप लोगों को पहले से ही हरकंप मचा दिया मतलब दिमाग में हरकंप मचा हुआ रहता है कि बेगई कहाँ से आ गया, ये नाम तो अभी पहला बार सुन रहे हैं। तो अगर आप पूरे क्लास को डिटेल में अगर समझते हैं ना तो आप यकीन कीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि रटने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन छूट जाता है। तो इतनी सारी नदियाँ जो है सो किसकी नदियाँ हैं, तो पूर्वी घाट जो है सो नदियाँ इधर पूर्वी घाट की तरफ बहती है। उसके बाद यहीं से एक और नदी इस ओर बहती है, एक दूसरा नदी इधर है और तीसरा नदी इधर है। इन नदियों का नाम पूछा जाएगा तो इसके लिए आपको बताना है कि केरल के क्षेत्रों में जो नदियाँ बहती है इसी नदी का नाम है पेरियार नदी, पेरियार नदी, ये पेरियार नदी है। ठीक है ना, उसके बाद ये नदी जो देख रहे हैं इसी का नाम क्या है, तो जुआरी नदी है, जुआरी। ये जुआ खेलने वाला है इसलिए इसको जुआरी नदी कहते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है कि जुआरी मतलब जुआ खेलने से जुआरी नदी, और ये पेरियार नदी है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में जो नदियां देख रहे हैं इसी को हम लोग मांडवी नदी के नाम से, मांडवी नदी, ये मांडवी नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए भारत की जो प्रमुख नदियां था उन्हें नदियों का जो है सो हम आज एक बंधन के रूप में बांधने का काम किए हैं। इसको अगर समझ जाते हैं तो यहीं से जो है सो हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक इन बातों को समझ, अगली क्लास में देखिए क्या सब बताएंगे, उसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम अगर स्टार्ट कर दिए कौन सी नदियों को, हमने स्टार्ट कर दिए आपको, ये थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र बनाए जल्दी में बताए हैं इसलिए ऐसे कर दिए हैं। मान लेते हैं यहाँ सब नदियाँ निकल रही है, सिंधु नदियाँ, तो सिंधु नदी के डिटेल में बताएंगे कि इसके सहायक नदियाँ कौन कौन है। तो इसी के लिए बताना है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में पूछेंगे कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, कौन वह नदी है जो भारत से निकल के भारत में ही मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। पाकिस्तान उसके लिए जो है सो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गलत बात है, इसलिए वो जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है ना,
तो इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि हमने ब्रह्मपुत्र नदी को स्टार्ट किए, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों को जानेंगे। भारत में एंट्री करते वक्त वो किस नाम से जाना जाता है, भारत में जो है सो एंट्री करने के बाद वो किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ये किस नाम से जाना जाता है। तो टोटल बातों को हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी दक्षिण सहायक नदियाँ कौन है, पश्चिम सहायक नदियाँ, दक्षिण और उत्तर सहायक नदियाँ कौन है, इन चीज़ों पे भी बातें करने वाले हैं। गंगा नदी को स्टार्ट करते हैं तो गंगा नदी के भी बारे में बताएंगे। इसमें पंचप्रयाग पे मेरा एक डिटेल में क्लास भी हो चुका है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और पंचप्रयाग से ही जैसे गंगा नदी के बारे में आप लोगों को एक और क्वेश्चन शानदार सा मिलता होगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। आप लोग सीधा कहते हैं कि गंगा नदी गोमूत्र जो है सो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ये आंसर गलत हो जाता है। इसका आंसर जो है सो गोमुख होता है, गंगोत्री नहीं होता है, ठीक है ना। इस पर भी मेरा एक क्लास डिटेल से लिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी बातें जो है सो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को क्लियर करके ही अब इसकी नदियाँ का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। समझ गए ना। तो चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम थोड़ा साइड हो गए हैं, ले लीजिए जल्दी से। यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।